नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन द्वारा भारतीय विनिर्माण क्षेत्र में नई जांच शुरू करने और अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा टैरिफ शक्तियों को सीमित करने के बाद भारत अमेरिका के बीच एक व्यापार समझौता अनिश्चितता में फंस गया है। भारत ने सतर्क रुख अपनाते हुए फिलहाल इस समझौते को टालने का फैसला किया है, जिसके पीछे टैरिफ विवाद, रणनीतिक तनाव जैसे कई कारण अहम माने जा रहे हैं। उधर मार्च 2026 में जापान और जर्मनी ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित करने के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा नौसैनिक गठबंधन में शामिल होने के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया है। इन सहयोगियों ने इस क्षेत्र में तनाव के बीच युद्ध में सीधे शामिल होने से मना कर दिया है, जिससे ट्रंप की विदेश नीति को झटका लगा है। ऐसे में ट्रंप थोड़ा अलग थलग से नजर आ रहे हैं और एक बड़ा सवाल है कि आने वाला समय क्या डोनाल्ड ट्रंप के लिए मुश्किल भरा होगा, और जिन देशों ने ट्रंप के प्रस्ताव को अस्वीकार किया है उनके साथ अमेरिका की आगामी रणनीति क्या होगी। इसी पर आज हम विस्तार से करेंगे चर्चा। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। इजराइल के साथ मिलकर ईरान पर ताबड़तोड़ हमले करने वाला अमेरिका कुछ परेशान सा नजर आ रहा है। वजह है भारत ने ट्रेड डील को लेकर होने वाले फैसले को फिलहाल टाल दिया है। उधर जापान और जर्मनी ने भी ट्रंप के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है। आइए एक नजर डालते हैं इससे जुड़े कुछ अहम बिंदुओं पर। सैन्य सहायता से इनकार। ट्रंप ने ओमान की खाड़ी में सुरक्षा के लिए जापान, जर्मनी, दक्षिण कोरिया, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों से युद्धपोत भेजने की मांग की थी। जर्मनी ने औपचारिक रूप से मना कर दिया, जबकि जापान ने भी अपने जहाजों को तैनात करने से मना कर दिया। हताशा। ट्रंप ने जापान, दक्षिण कोरिया और जर्मनी जैसे सहयोगी देशों पर नाराजगी व्यक्त की है। अमेरिकी सैनिकों की मेजबानी के बावजूद अपनी रक्षा के लिए कम खर्च करते हैं और तनावपूर्ण समय में मदद नहीं कर रहे हैं। यूरोपीय अनिच्छा। यूरोपीय देशों की यह अनिच्छा उनके और ट्रंप प्रशासन के बीच तनावपूर्ण संबंधों को दर्शाती है। साथ ही ये भी कि वे ट्रंप के प्रभाव को कम होते हुए देख रहे हैं। इस घटनाक्रम ने ट्रंप के उस दावे को कमजोर किया है कि कई देश होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रखने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर युद्धपोत भेजेंगे। इन सारे घटनाक्रम के बावजूद ट्रंप आर पार के मूड में है। दरअसल दुनिया के 20% तेल की आवाजाही के लिए जरूरी इस समुद्री रूट को लेकर ट्रंप ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन से देश हमारे अनुरोध को ठुकराते हैं और हमारी मदद के लिए युद्धपोत नहीं भेजते हैं। सहयोगी देशों से मदद की अपील में भी उनकी सख्ती साफ झलक रही है। उन्होंने कहा कि अगर ये देश हमारी मदद करते हैं तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं करते तो भी बहुत अच्छा है। और इस बीच जापान से लेकर ऑस्ट्रेलिया और तुर्की तक ने हॉर्मुज में अपने युद्धपोत भेजने से लगभग इनकार कर दिया है। इधर सरकार ने कहा है कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर औपचारिक हस्ताक्षर नए टैरिफ के ढांचे के लागू होने के बाद ही होंगे। वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल के अनुसार दोनों देशों के बीच समझौते के विवरण पर अभी बातचीत जारी है। फरवरी में भारत का निर्यात मामूली घटकर 36.61 अरब डॉलर रहा, जबकि आयात बढ़कर 63.71 अरब डॉलर हो गया, जिससे व्यापार घाटा 27.1 अरब डॉलर पहुँच गया। वहीं फरवरी में आयात में तेज बढ़ोतरी देखी गयी। इस महीने आयात 24.11% बढ़कर 63.71 अरब डॉलर हो गया, जबकि पिछले इसी महीने में ये 51.33 अरब डॉलर था। इसके चलते फरवरी में व्यापार घाटा बढ़कर 27.1 अरब डॉलर तक पहुंच गया। हालांकि महीने के आंकड़ों में गिरावट के बावजूद राजेश अग्रवाल ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भारत का निर्यात प्रदर्शन मजबूत बना हुआ है। वित्त वर्ष 2025-26 में अप्रैल से फरवरी के दौरान भारत का निर्यात 1.84% बढ़कर 402.93 अरब डॉलर हो गया। यहाँ एक अहम पहलू ये भी है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के खिलाफ सुरक्षा गठबंधन बनाने की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कोशिश को बड़ा झटका लगा है, जब जापान, ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस जैसे सहयोगियों ने युद्धपोत भेजने से इनकार कर दिया। ट्रंप का दावा है कि ये देश अपने तेल व्यापार की सुरक्षा खुद करें। अब अमेरिका का ध्यान ईरान पर दबाव बढ़ाकर सैन्य लक्ष्यों को साधने पर केंद्रित है। ऐसे में आगे की रणनीति ये हो सकती है। सैन्य और कूटनीतिक दबाव। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ हवाई हमले जारी रखे हैं और क्षेत्र में अतिरिक्त मरीन और युद्धपोत तैनात कर रहा है। दबाव बढ़ाना। ट्रंप प्रशासन सहयोगी देशों को ये चेतावनी देकर मजबूर करने की कोशिश कर सकता है कि यदि उन्होंने हॉर्मुज को फिर से खोलने में मदद नहीं की तो नाटो का भविष्य खराब हो सकता है। स्वतंत्र कार्रवाई। चूंकि सहयोगी देश पीछे हट गए हैं, अमेरिका इस महत्वपूर्ण जलमार्ग पर ईरान के प्रभाव को सीमित करने के लिए अकेले या केवल इजराइल के साथ मिलकर आगे बढ़ सकता है।
जीत की घोषणा। एक अन्य विकल्प ये है कि अमेरिका अपने सैन्य उद्देश्य पूरे होने पर या स्थिति बिगड़ने पर विजय की घोषणा करके सेना वापस बुला ले। बदले की कार्रवाई। ईरान की ओर से तेल टैंकरों को निशाना बनाने पर अमेरिका ने सख्त प्रतिक्रिया देने की चेतावनी दी है। कुल मिलाकर सहयोगी देशों ने मिडिल ईस्ट की जंग से डोनाल्ड ट्रंप के हर वार से एक सीख तो अपनाई है कि वो कितना ही दबाव की राजनीति करे, हर देश उनके नक्शे कदम पर नहीं चलेगा। और इसी बीच भारत की ट्रेड डील का होल्ड होना भी ट्रंप की टेंशन बढ़ाने वाला है। ऐसे में दुनिया में अपना डंका बजवाने वाले ट्रंप का अगला एक्शन क्या होगा और भारत की भूमिका इस बीच क्या होगी, ये देखने वाली बात होगी। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। चलिए, तो सुरक्षा को के नजरिए से यदि समझे तो थोड़े से अलग थलग ट्रंप नजर आ रहे हैं। अब ट्रंप अलग थलग क्यों नजर हैं, ये समझना पड़ेगा। जो सहयोगी देश हैं उन्होंने मना कर दिया है कि हम अभी साथ में नहीं हैं, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेके जो सारी बातें आई हैं सामने वो किसी से छिपी नहीं है। तो थोड़ा सा उनको समझ नहीं आ रहा कि अब करें तो करें क्या। और इस बीच भारत की जो डील होनी चाहिए, जो ट्रेड डील थी, जो हमेशा से सुर्खियों और चर्चाओं में रही, उस पर भी टैरिफ के चलते फिलहाल उसको होल्ड किया गया है। वो तब होगा जब टैरिफ के सारे नियम कानून फाइनल हो जाएंगे। तो ट्रंप को समझ नहीं आ रहा कि अब क्या हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद देखिए कि वो सख्ती और वो कॉन्फिडेंस कहता है कि सहयोग करेंगे तो अच्छा है, नहीं करेंगे तो भी बहुत अच्छा है। तो क्या करना चाहते हैं इसके बाद, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। नाटो को धमकी दी है, तो नाटो की धमकी देना मतलब क्या कोई उनकी और प्लानिंग है इसके पीछे? सीधे चर्चा पर चलेंगे। मेहमान जुड़े हैं, सबसे पहले आपका परिचय करा दें। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे केसी जैन। केसी जैन जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। कांग्रेस का पक्ष रखेंगे डॉक्टर एच.एन. उपाध्याय। एच.एन. उपाध्याय जी, आपका भी बहुत स्वागत है। रक्षा विशेषज्ञ हैं पीसी थपलियाल। पीसी थपलियाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है। विदेश मामलों के जानकार हैं अनुपम तिवारी। अनुपम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक हैं जकिया खान। जकिया जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले अनुपम जी आपसे ही करूंगी। मुझे सुन पा रहे हैं? राखी, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। सर, आज दो बातें हैं और वो ऐसी हैं कि एक तरफ तो सुन के देख के जो सिनेरियो आ रहा है नजर, उसको देख के अच्छा लग रहा है कि ट्रंप थोड़े टेंशन में हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो नाटो को धमकी दे रहे हैं और इतना कुछ कहने के बावजूद जो उनका लहजा है, और क्योंकि एक बड़ी महाशक्ति उनको माना जाता है, क्या कोई और सोची समझी रणनीति है इसके पीछे? और नाटो को धमकी देना यानी आने वाले समय में क्या संकेत देता है? तो क्या माना जाए, थोड़ा सा वाकई तनाव में है या दिखाने का प्रयास है? क्या एक रणनीति पूरे इस ओवरऑल सिनेरियो को देख के लग रही है? देखिए राखी जी, सवाल आपका सही है और ये एक बहुत ही सामान्य आकलन होगा कि डोनाल्ड ट्रंप इस ट्रैप में फंस चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप अब निकल नहीं पा रहे हैं, इसलिए वो सहायता मांग रहे हैं अपने अपने सहयोगियों से। और कोई उनकी सहयोग कर नहीं रहा है, और वो सहयोग इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि सबको अपने लिए खतरा दिखाई दे रहा है इस इलाके हाँ। में आने से। ये एक बहुत ही सामान्य सी सोच हो सकती है, लेकिन इसके पीछे का खेल आपको समझना पड़ेगा। इसके पीछे खेल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप अब ईरान वार में आ तो गए हैं, लेकिन अब वो निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। वो चाहते हैं, वो बार बार अपने सहयोगी का आह्वान इसीलिए कर रहे हैं कि कोई सहयोगी बीच बचाव करे और उनको एक रास्ता मिल सके जिससे कि वो इजराइल को छोड़ करके और वापस चले जाएं अपने बिजनेस में। जो उनका बिजनेस है, बेसिकली अमेरिका क्या है, एक बिजनेस नेशन है, और यहाँ पर भी इस युद्ध के दौरान भी वो अपना बिजनेस देख रहे हैं। अगर हम ये बात कहें पूरी दुनिया में एक मंदी की आहट है तो गलत नहीं होगा, मंदी की आहट है और अमेरिका में इसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। लेकिन हमको ये भी समझना पड़ेगा कि इसी वक्त अमेरिका का जो एनर्जी सेक्टर है वो बूम कर रहा है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। बाकी जगहों से बहुत ज्यादा तेल मिल नहीं पा रहा है। वेनेजुएला पे कब्जा करने के बाद अमेरिका के पास तेल का जबरदस्त भंडार है और इस समय पूरी दुनिया में अमेरिकी तेल बिक रहा है, बेचा जा रहा है, जबरदस्त तरीके से बिक रहा है। और देशों की मजबूरियां भी। तो ये समझ लेना कि ये खेल इतना सिंपल है उतना नहीं है। अमेरिका चाह रहा था कि ईरान के तमाम तेल के रिजर्वायर्स पर उसका उसी तरह कब्जा हो जाए जैसे उसने वेनेजुएला में कर लिया है। यहाँ पर वो होता हुआ दिख नहीं रहा, तो अब अमेरिका प्लान नंबर बी की तरफ जा रहा है। प्लान नंबर बी ये है कि इस युद्ध में बहुत दिनों तक न फंसा जाए। जो बार बार डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं 4 से 5 हफ्ते का ये खेल है, 4 से 5 हफ्तों में हम ईरान को घुटनों पर ला देंगे। अब उनको भी समझ में आ गया है कि ईरान घुटनों पर नहीं आ सकता है। तो अब वो क्या कर रहे हैं, एक नया रास्ता ढूंढ रहे हैं कि किसी भी तरह से इस झंझट से निकलें। क्योंकि यहाँ पे एक चीज और देखनी पड़ेगी आपको कि अमेरिका इस युद्ध में जितना फंसता चला जाएगा उतना ही फायदा अमेरिका के विरोधियों को होगा। और विरोधी कौन है, सबको पता है, चाइना और रशिया। चाइना और रशिया को भी यहाँ फायदा हो रहा है।
अमेरिका को भी एनर्जी सेक्टर में फायदा हो रहा है। और इस समय अगर अमेरिका की कोशिश ये थी कि वो बाकी गल्फ स्टेट्स को, जो राज्य हैं, जो मोनार्क्स हैं, उन सबको ईरान के खिलाफ लड़वा दे। सबके ऊपर ईरान ने हमला किया। अमेरिका कोशिश कर रहा था कि ये सब लोग भी युद्ध में कूदें, लेकिन अभी फिलहाल उन लोगों ने, उन बाकी देशों ने अपने आप को युद्ध में झोंका नहीं है, बल्कि उनका नुकसान अच्छा खासा हो रहा है। ईरान की मिसाइलें दुबई में भी गिर रही हैं, रियाद में भी गिर रही हैं, जद्दा में भी गिर रही हैं, बगदाद में भी गिर रही हैं और कतर में भी गिर रही हैं। हर जगह पर नुकसान है, लेकिन उसके बावजूद ये तमाम देश इतनी एक ये तरीका दिखा रहे हैं कि वो युद्ध में कूद नहीं रहे हैं, अमेरिका को ही आगे करने की कोशिश कर रहे हैं। अब अमेरिका के लिए आगे कुआं और पीछे खाई है। अब ये देश नहीं कूद रहे हैं, युद्ध हो नहीं रहा, युद्ध इस तरह से नहीं हो रहा जैसा अमेरिका चाह रहा था। तो अब अमेरिका यहाँ से निकलने की और अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश में लग गया है और उसके लिए एक रास्ता ढूंढ रहा है कि वो अपने सहयोगियों को आह्वान करे, उनके साथ बात करे और फिलहाल इस युद्ध को कुछ महीनों के लिए टाल दे। देखिए, अब ये युद्ध ऐसा शुरू हुआ, ये पूरी तरह से खत्म तो सालों तक नहीं होगा। ये लगातार चलता रहेगा और जब तक अमेरिका की कोशिश रहेगी, जब तक अपने एक पिछलग्गू को, अपने एक कठपुतली को वहां पर ये बैठा नहीं देते हैं, राजा पहलवी हो या कोई भी हो, जब तक वो ईरानी गद्दी पर नहीं बैठ जाए, तब तक अमेरिका साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल इंतजार करेगा, लेकिन सिचुएशन को वहां तक लेके जाएगा। हमने ये चीजें इराक में भी देखी थी, लीबिया में भी देखी थी, अफगानिस्तान और वियतनाम, कई जगह देखी थी। अमेरिका हर जगह हारा है, ज्यादातर जगहों पर हारा है, लेकिन उसके बावजूद उसने वहां की सत्ता को उखाड़ के फेंक दिया। अमेरिका यहाँ पर भी वही करना चाहेगा, लेकिन उसके बावजूद अपने बिजनेस इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखता है और यहाँ पर भी वो यही कर रहा है कि किस तरह से युद्ध फिलहाल पॉज हो, बिजनेस इंटरेस्ट अपने कमाए जाए और उसके बाद फिर से ईरान के ऊपर हमला कर दिया जाए। लेकिन अब यहाँ पर भविष्य कैसा होता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन एक जो दबाव है अमेरिका के ऊपर, नेटो कंट्रीज का दबाव उतना नहीं है। देखिए, नेटो कंट्रीज को वो अमेरिका बार बार, स्पेन को उन्होंने डील भी रद्द कर दी स्पेन के खिलाफ, नॉर्वे को भी कड़े शब्दों में बात कह दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, इटली के ने भी जब अपनी सेना न भेजने की बात कही तो इटली को भी भला बुरा कह दिया। लेकिन इनके ऊपर दबाव एशियन कंट्रीज का, और एशियन कंट्रीज में बेसिकली जापान और साउथ कोरिया का है, जो कि अमेरिका के बहुत ही क्लोज फ्रेंड्स हैं, अमेरिका की ही सुरक्षा में हमेशा रहते हैं। तो जब जापान और साउथ कोरिया की इकोनॉमिक में टर्मोइल दिखाई देने लगे, उसके ऊपर प्रेशर पड़ा, तब शायद अमेरिका ने अब अपने फिलहाल नीति को पॉज करने की तरफ ले जा रहा है। युद्ध अमेरिका जीत नहीं सकता है, अमेरिका को पता चल गया है। तभी आप देखें बार बार तमाम तरह के दावे होते हैं, तमाम तरह की वीडियो बाइट्स चलाई जाती हैं, लेकिन सबको पता है कि ईरान ने उसको फंसाया है और ईरान इतना आसान नहीं है जीत पाना जितना कि वेनेजुएला था, जितना कि अफगानिस्तान के अंदर घुस के बूट ऑन ग्राउंड करना था। वैसा यहाँ पे नहीं हो सकता है। सिचुएशन क्रिटिकल है। इंडिया जैसे तमाम देश नजर लगाए हुए हैं, नजर रखे हुए हैं। आपने अपने उसमें कहा भी इंट्रो में कि जो ट्रेड डील है उसको फिलहाल डिले किया जा रहा है। हालांकि ये चीज पहले से होनी चाहिए थी और ये बात संसद में भी उठी थी। विपक्ष के नेता ने ये बात कही थी कि जब वहां के ट्रेड डील आपने जल्दबाजी में साइन कर ली है, जबकि वहां का सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आना बाकी था। तो शायद वही भूल सुधार जो गुंजाइश थी उसको सुधारा गया है और जानबूझ करके इस ट्रेड डील को डिले किया जा रहा है, ताकि अमेरिका का रुख तो चले, अमेरिका की के अंदर से जो तमाम बातें हैं उनके बारे में स्पष्ट हो जाए चीजें, उसके बाद हम ट्रेड डील करें। तो ये एक वेलकम मूव है और भारत सरकार ने भी देर से ही सही, लेकिन कम से कम अब सही कदम उठाया है। बिल्कुल ठीक है। अनुपम जी वापस आऊंगी। पीसी थपलियाल जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप क्या है, एक तरफ तो सहयोग मांग रहे थे, दूसरी तरफ सहयोग भी ऐसे मांग रहे थे कि सहयोग दे दे तो ठीक, ना दे तो भी ठीक। तो उनकी तो बातें किस तरीके की हैं और उसका खेल क्या है, ये बहुत अच्छे से अनुपम जी ने क्लियर किया। बात इस चीज़ की भी है कि क्योंकि आप एक रक्षा विशेषज्ञ हैं, बात ये भी आई कि डोनाल्ड ट्रंप ने तो ये भी कह दिया कि ईरान हमसे जीतने में सक्षम नहीं है। अब वो तो यही कहेंगे, वो सक्षम हो या ना हो, पर वो खुद जीत सकता है या नहीं ये हमें बहुत अच्छे से पता है। तो डोनाल्ड ट्रंप तो हमेशा यही कहेंगे, वो यही कहते हैं कि ईरान सक्षम नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ क्या है, हवाई हमले तो जारी हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो तैयारी है अमेरिका की, वो मरीन और युद्धपोत को लेकर है, जो अभी सहयोग मांग रहे थे। तो अब उनको ऐसा लग रहा है कि दूसरे सहयोग नहीं कर रहे हैं तो हम खुद ये सारी चीज़ों पर काम कर लें। क्या ये पॉसिबिलिटीज़ हैं कि इनके जरिए कि क्या अमेरिका इन सारी चीज़ों में बढ़ पाएगा, और बढ़ पाएगा तो कितना वक्त लगेगा, और क्या फिर तब जाके ईरान को हथिया पाएगा? ये बहुत बड़ी एक चीज़ है रक्षा की दृष्टि से, क्योंकि उनको इस समय सुरक्षा ही चाहिए सहयोग के लिए और उनके पास है नहीं। तो उन्हें लग रहा है कोई नहीं करेगा तो मैं अपने मरीन और युद्धपोत खुद बना सकता हूँ, खुद तैयार कर सकता हूँ। क्या ये संभव है फिलहाल की सिचुएशन में? देखो, डोनाल्ड ट्रंप की जो विश्वसनीयता थी वर्ल्ड में वो खत्म हो चुकी है। इवन उसके देश के लोग भी अब उस पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। वो एक पागल राजा की तरह काम कर रहा है और इसमें
इसलिए तमाम देश इस बात को समझते हुए वो करने के लिए परहेज कर रहे हैं जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है। और निश्चित रूप से आज जो सिनेरियो है वर्ल्ड का, जो मोड ऑफ ऑपरेंडी है वार्स की, युद्ध लड़ने की जो सिस्टम है, उसमें जब बदलाव आ गया है तो उस बदलाव में के चलते हुए जो विश्व में महाशक्ति के रूप में चौधरी बने होते थे, उनपे भी एक बहुत बड़ा उनको विवश हो गया है वो अपनी अगली और नई रणनीति बनाने के लिए। ये दीगर बात है कि चीन बहुत सदे हुए कदमों से आगे बढ़ते हुए विश्व की महाशक्ति की ओर बढ़ रहा है, और अमेरिका जो एक महाशक्ति के रूप में विश्व में अभी तक था, उसकी उस शक्ति पर धीरे धीरे बहुत बड़ा सवालिया निशान लगने जा रहा है। क्योंकि जिस तरह से मिसाइल्स वार, हम जिसको बोलेंगे कि अब का वार केवल मिसाइल्स वार रह गया है, वो वार खत्म हो गए हैं। कि जैसे पहले का टाइम, आज से 10-15 साल पहले की बात होती, और जिस तरह से अमेरिका कह रहा था कि अपने युद्ध पोत को तुम हॉर्मुज़ में पोजीशन करो अन्य लोगों को, तो कर देते। लेकिन अब कौन करेगा, क्योंकि ईरान बैठे बैठे मिसाइलें दाग रहा है। यानी जो अमेरिका ये सोचता था कि मैं विश्व के किसी भी कॉर्नर में अपनी नेवी के माध्यम से नियंत्रण कर सकता हूं, वो अब फेल हो चुका है वो सिस्टम। अब उसका जो फ्लीट था, जो अजेय माना जाता था, उसको ध्वस्त करने में जब ईरान सफल हो गया है, तो निश्चित रूप से अमेरिका को अपनी नई रणनीति बनानी पड़ेगी, अपने को विश्व में महाशक्ति के रूप में। क्योंकि मैं एक चीज जानता हूं कि आज जो कुछ जिस तरह से चाइना चल रहा है, चाइना ने जिस तरह से अपनी मिसाइलें तिब्बत में पोजीशन कर रखी हैं, और तिब्बत एक विश्व का सबसे हाईएस्ट पोजीशन वाला भूगोल है, और उस भूगोल से पूरे विश्व के जो देश हैं वो उसकी रेंज में आते हैं। लोगों को अभी तक इसकी ओर ध्यान नहीं गया है, क्योंकि अब आगे का युद्ध मिसाइल्स का युद्ध होगा, और उस युद्धों में अब नाटो कंट्री भले क्यों अपना जहाज वहां भेजे। और भगवान का सबसे बड़ा शुक्र ये है कि 3 लोगों ने जो रणनीति बनाई थी वर्तमान सिचुएशन के लिए, एल्फिस्टीन फाइल के कारण, उसमें जो ट्रंप था, जो अपना इजराइल का नेतन्याहू था, और जो भारत के हमारे प्रिय विश्व गुरु हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी थे, इन तीनों में भारत को भगवान ने बचा दिया है। क्योंकि दो तो आपस में इस तरह से तहस नहस हो गए हैं कि अब उनकी कोई हिम्मत ही नहीं होगी कि भारत को ब्लैकमेल करने की। जिस तरह से जो आपने वर्ल्ड जो ट्रेड हमने साइन करने के लिए जा रहे थे अमेरिका के साथ, भगवान ने उस ट्रेड साइनिंग से भी हमें बचा दिया है। निश्चित रूप से ये मैं वो भगवान की शक्ति मानूंगा कि जब मैं कभी भी सोचता था कि भारत में जब बहुत बड़ा संकट आता है तो भगवान हमारी रक्षा करता है। यहाँ पे हम महसूस कर सकते हैं कि कोई ना कोई सर्वशक्तिमान ऐसी ताकत है जिसने भारत जैसे देश को, जो विश्वास करता था अपने नेताओं पे, जो विश्वास कर रहा था कि हमारा भगवान जो करेगा सही करेगा, उस भगवान का जो भूले हुई है उससे हम बच गए। क्योंकि ट्रेड साइनिंग बचना हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, नहीं तो हम बैठे बैठाए अमेरिका के गुलाम बन चुके थे, और ये बहुत बुरी सिचुएशन होती कि हम इतना गुलाम अंग्रेजों के भी नहीं थे, जिस तरह से उस ट्रेड के माध्यम से अमेरिका हमको गुलामी की जंजीरों में जकड़ने जा रहा था। ठीक है, लेकिन जी ठीक है, मैं थपलियाल जी वापस आऊंगी। ज़किया जी मुझे सुन पा रही हैं? जी, मैं राजनीतिक रूप से दोनों मेहमान इंतजार कर रहे हैं, मैं आऊंगी, ज़किया जी की प्रतिक्रिया आ जाए, क्योंकि राजनीतिक रूप से आप लोगों से बात अलग तरीके की है, एक्सपर्ट व्यू बहुत अलग हो जाते हैं, बस इसलिए। ज़किया जी कैसे इस विषय को देखती हैं? बहुत महत्वपूर्ण बात अब ये है कि इतनी सारी चीज़ों के बाद एक तरफ तो हम ट्रंप को कम आंक सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसकी जो प्लानिंग है, जो बहुत क्लियरिटी के साथ अनुपम जी बता रहे थे, हम उस पहलू को भी नकार नहीं सकते। महत्वपूर्ण हो गया भारत की भूमिका।
ट्रेड डील से हम बच गए। थपलियाल जी कह रहे थे भगवान का शुक्रिया अदा करें, बहुत अच्छी बात है, हम बिल्कुल कर सकते हैं। अभी कुछ साइन नहीं हुआ, बहुत परेशान थे, बहुत सारी आलोचना सरकार को झेलनी पड़ी थी उसको लेकर, तो फिलहाल होल्ड हो गया। अब सब चीज़ जब पूरे टैरिफ के नियम आएंगे, सारी चीज़ें क्लियर होंगी, उसके बाद होगा। तो कुछ चीज़ें हमारे हित में अच्छी हैं, हमारे तरफ कोई अटैकिंग भी नहीं है, लेकिन भूमिका हमारी ये होनी चाहिए, क्योंकि ट्रंप जिस तरीके से धमकी देते हैं और उनका जिनने सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि ईरान में तो भारत के लिए भी कहा गया था कि थोड़ा सा आप बात करेंगे। हमारे जहाज जो आने थे, हमारे जो एलपीजी आने थे, वो तो आ गए, कल ही एक गुजरात उतरा। तो हमें समझना पड़ेगा कि उन सारे नजरिए से जब वो भारत को कुछ कहते हैं, तो यहाँ पे भारत को ऐसे रहना पड़ा कि नहीं, वो भी इंटरफेरेंस नहीं कर पाएगा। तो फिर भारत की भूमिका अब क्या, और अमेरिका से कंपेयर करें, क्योंकि हमारे संबंध वैसे हैं, कैसे आंकड़े? देखिए, सबसे पहले तो मैं ट्रम्प के बारे में एक बात याद दिला दूं कि जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हैं सबको पता है कि ट्रम्प की बैकग्राउंड क्या है। वो WWF खेलते खेलते चले आए हैं और प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं। तो कहाँ WWF में क्या होता है, एक एक्टिविटी होती है, एक एक्टिंग होती है जिसको प्रेजेंट किया जाता है और नौटंकी में डर साबित करने के लिए उछल फांद किया जाता है। तो कुछ ऐसी ही एक्टिविटी उन्होंने अपने राज्य में भी कर ली और सोचा कि हम बहुत इसमें एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए जीत जाएंगे, लेकिन वो भूल गए कि उनकी जो नौटंकी थी वो एक एक्टिंग प्लेटफॉर्म पे थी, एक ओरिजिनल प्लेटफॉर्म पे नहीं चल सकती। तो उन्हें एक तमाचा मारने के लिए एक बहुत अच्छे देश ने अपने तरीके से उस चीज को हैंडल कर लिया। अब बात आई कि हमारी भूमिका, हर हाल में चाहे वो कितना भी हमें धमका ले, चाहे कुछ भी कर ले, चाहे वो व्यापार का मामला हो, चाहे हमारी आबादी का मामला हो, चाहे हमारी सहन शक्तियों का मामला हो, चाहे हमारे खुद में अपने आप को वापस स्थिरता करने के लिए उत्पादन से लेके हर एक चीज करने की मामला हो, हर एक चीज में हमारा बैकग्राउंड शुरू से लेके देश की आजादी जब से हुई है, ब्रिटिशर्स को हमने तमाचा दिखाया, उसके बाद से लेके आज तक की आप अगर सिर्फ गिनती कर ले तो उसमें ही आपको ये सारी चीजें दिख जाएंगी। और इसका सबसे बड़ा बलवान जो हमारा सशक्तिकरण जो बोलते हैं ना, जो शक्ति का बैकग्राउंड जो है, वो है हमारी अपनी मिल्लत, हमारी एक साथ रहने की ताकत, एक साथ मिलके चलने की ताकत। और यही ताकत आज ईरान को हमारे सहयोगी में जोड़ी दी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ईरान जान रहा है कि यहाँ के मुसलमानों ने बहुत ही एक्टिवली, चाहे गवर्नमेंट ने इनिशिएट लिया चाहे नहीं लिया, हर एक मुस्लिम ने इस चीज की बाइकॉट की है इजराइल के ऊपर। हर एक मुसलमान ने ईरान की हर एक बात को सही ठहराते हुए उनके यहाँ जो बच्चों की ऊपर विस्फोट किया गया। हमने तो पाकिस्तान में भी जब याद होगा कि स्कूल में आतंकवादी हमला हुआ था, तब भी हम लोग ने सबने इस चीज को गलत ठहराया था, जबकि पाकिस्तान के साथ हमेशा ही हम लोग दुश्मनी में रहे हैं। फिर भी क्योंकि हम ह्यूमैनिटी पे चलते हैं, हम यहाँ पे जो बांटने वाले होते हैं वो आते हैं चले जाते हैं, उनका काम रहता है सिर्फ अपने बांटने की राजनीति करना, लेकिन वो उस धरातल तक पहुंच ही नहीं पाते हैं जो नींव हमारे अंदर पनप रही है। एज ए पैदाइश बोल लो ना, हमारे होता है ना डिकोड डीएनए, वो हमारे डीएनए में है, वो डिकोड कर नहीं सकता कोई और, ये हमारे अंदर है। तो इसी की वजह थी कि ईरान ने के मिनिस्ट्री में खास तौर से उन्होंने अपने बयान में रखा कि वहाँ के मुसलमानों ने जिस तरह से हमारी सपोर्ट की है, जिस तरह से हम वहाँ के लोगों ने हमारे पर चढ़ के चीज की है, उस चीज की हम सराहना करते हैं। बजाते उनकी इंटरव्यू में उन्होंने एक्सेप्ट किया। और अब बात रही कि हम इस पे ट्रेड डील पे आ जाए, तो देखो मैंने अपने बहुत बारी बात में बोला है, ब्रिक्स को लेके इंडिया के लिए पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि वो यूएस के साथ खड़ा हो सके। या तो फिर आप ब्रिक्स ले लीजिए, या ना आपने अपना पूरा संपूर्ण अपना भविष्य जिसमें आप लीड कर सकते हैं, आप लीडिंग मैनेजमेंट में हो सकते हैं, और या तो फिर आप पिछलग्गू बन के रह जाइए, तो फिर सारी आत्मसम्मान सारी चीजें छोड़ दीजिए। तो हमने डेफिनेटली जहाँ पे इनिशिएट किया है उस चीज को हम थोड़ी सो छोड़ सकते हैं। भाई ब्रिक्स में थर्ड रैंकिंग आ रहा है, थर्ड रैंकिंग पे इंडिया आता है, हालांकि वो थर्ड किया वो फर्स्ट भी बन सकता है इफ वी परफॉर्म वेरी गुड। तो
ये सारी चीज़ों को देखते हुए राखी, हमारा जो है वो दृष्टिकोण बिल्कुल साफ है कि हमें उसके अगेंस्ट में आना ही आना है। अब बात रही कि ये वॉर कितना लंबा जा सकता है। देखो, दोनों ही खेलने वाली पार्टियों के लिए ये जितनी हम गिनती कर रहे हैं ना कि इतना करोड़ खर्चा हो रहा है या इतना लाख खर्चा हो रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट ये दोनों ही के लिए ये लाख और करोड़ की कोई मायने नहीं रख रहे हैं, क्योंकि दोनों ही के पास काफ़ी सारी संख्या में विस्फोटक पड़े हुए हैं। जब वो पुराने-पुराने विस्फोटक निकाल-निकाल के दूसरों को बेच रहे हैं, तो अभी तो उनके लिए ये एक ट्रायल गेम्स चल रहा है, ठीक है? तो इट्स वी कैन नॉट अज्यूम कि ये 1 हफ्ते में या 2 हफ्ते में या 2 महीने में या 1 महीने में बिल्कुल शांति में चला जाएगा। लेकिन हाँ, अगर ये इस ईद के 1 हफ्ते के अंदर नहीं खत्म होता है, तो आज राखी ये नोट करके रख लो अपनी डायरी में, ये फिर 6 महीने से ऊपर जाएगा एंड इट इज़ गोइंग टू टेक पॉजिटिवली थर्ड वर्ल्ड वॉर का रूप। जैसे कि आप कितना भी इसको नकार लीजिए, ये उस दिशा में जाएगा ही जाएगा। और ये दिशा में जाने का मतलब है इंडिया को अपनी इनिशिएटिव जो भी इंडिया अभी ले रहा है उस बेसिस पे हमारी डिवीजन ऑफ थिंग्स चलेगी। बात कहीं पे नाटो की आए चाहे कुछ आए, जहाँ पे आपकी अपनी चीजें अच्छी रहेंगी आप उसी के साथ मिलके कीजिएगा। और उसमें जहाँ तक अभी मुझे क्लियर पिक्चर दिख रहा है, चाहे उस पे अनुपम और प्रकाश जी अच्छे से बता पाएंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो कहीं ना कहीं क्लियर पोजीशन देख रहा है कि वी आर मूविंग टूवर्ड ट्रीटी विद ईरान एंड जिसमें ऑलरेडी साउथ कोरिया और फिर चाइना और रशिया ऑलरेडी इन्फोर्स्ड है और यूक्रेन भी अपोजिट में कहीं ना कहीं रशिया के साथ आ सकता है इस मामले में। ठीक तो है, बहुत सारी चीजें जो यहाँ पे बिल्कुल ही फेरबदल होने वाली हैं। बिल्कुल ठीक है। केसी जैन जी, मुझे सुन पा रहे हैं? जी, जी, आवाज़ मिल रही है। केसी जैन जी, देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। मैं एक्सपर्ट व्यू हमेशा इस तरह की चर्चाओं में इसलिए भी लेती हूँ कि बहुत सारी क्लैरिटी मिलती है। हम हमेशा सारी चीज़ों को भारत के परिप्रेक्ष्य में समझते चले हैं। आज जहाँ पर हम हैं, ट्रेड डील को लेके बहुत अच्छी बात है, चीज़ों को होल्ड किया गया है और होनी भी चाहिए थी जब तक क्लियरिटी ना आ जाए। लेकिन एक मैसेज और आता है कि जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ बनी हुई हैं इस वक्त अमेरिका की, देखिए डोनाल्ड ट्रम्प तो कहते हैं ना कि वो किसी भी स्टेज पे चले जाएंगे ना, हमेशा वो एक ही बात बोलेंगे कि मुझे कोई हरा नहीं सकता और मैं सबसे शक्तिशाली हूँ, ये हमें पता है। लेकिन असल में जो पोजीशन बन रही है, जो स्थितियां बन रही है, क्यों आज मदद मांगनी पड़ी सहयोगियों की? क्यों आप किसी का इंटरफेरेंस चाहते हैं? आप तो बहुत बड़े हैं, बहुत महाशक्तिशाली हैं, तो बिना सहयोगियों के काम चलता नहीं है। और यहाँ पे आज वो सहयोगी भी क्यों साथ नहीं दे रहे हैं, ये सब हम बहुत अच्छे से जानते हैं। अब क्योंकि जो आने वाली स्थितियां परिस्थितियां हो सकती हैं, उसको देखते हुए भारत को हर जगह पे तैयार रहना है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक भारत की सरकार और जो नेतृत्व देख रहे हैं, एक उनके लिए चुनौती है कि अपनी चीजों को कैसे आप संभाल के रखें और अब कोई भी प्रेशर पॉलिटिक्स तो कम से कम ना हो पाए अमेरिका की तरफ से। देखिए राखी जी, बहुत महत्वपूर्ण विषय लेकर के आप आई और आदरणीय अनुपम जी ने काफी कुछ अंतर्राष्ट्रीय मामलों की व्याख्या कर दी यहाँ पर और आदरणीय प्रकाश जी ने भी बहुत सारी चीजें क्लियर कर दी भारत के परिप्रेक्ष्य। देखिए दरअसल क्या है कि सबसे मेन चीज ये है कि अमेरिका ने जब अन्य देशों से मदद मांगी तो उन्होंने सीधे तौर पे मना क्यों कर दिया? तो देखिए कोई भी राष्ट्र हो, पूरे विश्व से कोई भी राष्ट्र नहीं लड़ सकता है। वो इतना शक्तिशाली कोई राष्ट्र नहीं है कि बाकी राष्ट्रों को बिल्कुल शून्य समझ ले। और दूसरी तरफ क्या है कि धीरे धीरे अमेरिका भी कहीं ना कहीं अलग थलग पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका को अभी तक लग रहा था कि नहीं, सिर्फ और सिर्फ ईरान अलग थलग है और हम उस पर अटैक करेंगे तो वो बिल्कुल अलग थलग पड़ जाएगा, क्योंकि हमारे अन्य कई सारे देशों में ठिकाने, और जब वो ईरान पे हमला करेंगे तो क्या होगा उसका परिणाम कि ईरान भी हमला करेगा और जवाबी कार्रवाई में वो सारे देश हमला करेंगे। अभी प्रकाश जी ने बहुत अच्छी बात कही कि भाई देखिए उन्होंने किया जरूर, लेकिन ईरान ने क्या किया, एक सूझबूझ ये दिखाई कि वहां की पब्लिक पे, वहां पे जिन देशों पे हमला किया हो, चाहे बगदाद हो या अन्य कई देशों में, तो वहां पे एक चीज का ध्यान रखा कि हमला वहां पर किया जहां अमेरिका बेस था, अमेरिका का सैन्य बेस जहां पर था। इस चीज का ध्यान रखा कि उन कंट्रीज पे वहां पे हमला ना हो कि उसको ये लगे कि सीधे आप हमारे ऊपर हमला कर रहे हैं। तो इस कूटनीति का ध्यान रखा और यही कारण है कि
ये एक बहुत बड़ा ये कारण है कि चूंकि अमेरिका बिल्कुल खुला दुश्मन के रूप में अटैक कर रहा है ईरान पे, तो ऐसे में बाकी देश जो हैं वो ईरान पे इसीलिए अभी हमला नहीं कर रहे हैं, शांत बैठे हैं कि जो दुश्मन देश है अमेरिका, उसको टारगेट करते हुए ही इस तरीके का हमला ईरान कर रहा है। दूसरी बात क्या है कि देखिए, हर देश को वेनेजुएला मान लेना, हर देश को इस दृष्टि से देख लेना कि भाई हम कहीं पे भी कब्जा कर लेंगे, तो ये जो एक मिथक पाल रखा था अमेरिका ने, वो टूटा है, इसको कह सकते हैं। और जो चीज अनुपम जी कह रहे थे कि भाई देखिए युद्ध लंबा भी चल सकता है, क्योंकि अभी तक लग रहा था कि एक हफ्ते में खत्म हो जाएगा, लेकिन क्या हुआ कि, और जो भारत देश की बात है कि भारत देश किसको सहयोग करे किसको ना सहयोग करे, तो भारत ने बहुत कूटनीतिक तरीके से अपना एक एक कदम फूक फूक करके रखा है। यही कारण है कि देखिए, रूस अब भी हमारे साथ में है। अगर भाई अमेरिका तो यूक्रेन के साथ में है, तो और अमेरिका से हमारी डीलिंग है। अमेरिका हर चीज पे दबाव बना रहा है, यहाँ तक दबाव बना रहा है कि रूस से आप तेल तक ना खरीदें। फिर कहा नहीं, आप तेल खरीद सकते हैं। क्यों कहा तेल खरीद सकते हैं आप रूस से? क्योंकि हमारी भी कूटनीतिक इस तरीके से हम चले हैं, भारत देश इस तरीके से चला है कि अमेरिका कहीं ना कहीं बिल्कुल दिग्भ्रमित दिखाई दे रहा है। क्योंकि पहले क्या था, 29 देशों से हमारे वहां आयात होता। अभी क्या किया कि खास करके पेट्रोलियम और एलपीजी और गैस को लेकर के आज हमारा जो आयात है वो 41 कंट्रीज से हो रहा है। तो ऐसे में अगर 41 कंट्रीज से हो रहा है, तो जिसको उम्मीद नहीं थी अमेरिका को कि यहाँ से भी मंगा सकते हैं, अब रूस के साथ अल्जीरिया से भी मंगा रहे हैं, कतर से भी मंगा रहे हैं, और बाईपास होकर के हमारे पास पूरा आ रहा है। अभी आप देखिए, पेट्रोल डीजल में जहां पे पूरे विश्व में हाहाकार मचा हुआ है, जहां पे आयात होकर के पेट्रोलियम पदार्थ आ रहा है, लेकिन भारत देश में क्या है, अभी भी पेट्रोल डीजल के दाम जहां की तहां स्थिर है, 15 दिन के युद्ध के बाद में भी। और ये भी है कि भाई चीजें नहीं आ पा रही हैं उसके बाद में, क्योंकि भारत ने कूटनीतिक तरीके से जिन देशों से अभी तक आयात कर रहे थे, उनसे उनसे अतिरिक्त देशों से भी आयात करना शुरू कर दिया। तो ऐसे में, और हस्तक्षेप की बात आई, अगर हम कहीं भी ये सोच करके कि रूस हमारा मित्र देश, इसके पहले जब रूस यूक्रेन का हो रहा था तो कई सवाल उठे कि भारत देश को खुल करके कम से कम टिप्पणी करनी चाहिए रूस के पक्ष में। और रूस हमेशा हमारे साथ खड़ा रहा। इंदिरा गांधी जी के समय से रूस हमारा मित्र रहा है। यूक्रेन से युद्ध चल रहा है, आप चुपचाप बैठे हैं, क्यों चुपचाप बैठे? लेकिन अगर हम रूस की मदद कर रहे होते तो क्या मैसेज आता कि हम अमेरिका के विरोध में खड़े हैं एक तरफ, दूसरी तरफ क्या है कि जो यूक्रेन है, यूक्रेन को भी कई कंट्री सपोर्ट कर रहे हैं। यूक्रेन कितना बड़ा है, उसकी सैन्य शक्ति क्या है? अनुपम जी ने एक दिन हमारे साथ बैठे हुए थे डिबेट में, पूरी व्याख्या की थी इन्होंने कि उसकी सैन्य शक्ति क्या है, उसके पास पावर वास्तव में है कितना, फिर वो इतने लंबे समय से कैसे लड़ रहा है, सालों से कैसे लड़ रहा है यूक्रेन रूस से। रूस इतना शक्तिशाली है क्योंकि बैकिंग है उसकी। तो इतनी बैकिंग है तो जाहिर सी बात है कि अगर हम एक के पक्ष में कर लो, एक के विपक्ष में खड़े हो रहे हैं, तो हमारी जो कूटनीतिक चाल है उस पर कहीं ना कहीं धक्का लगता है। अभी क्या है, अभी जब हुआ कि भाई आप भारत देश के लोगों की आस्था कहीं ना कहीं ईरान से जुड़ी हुई है, और आप क्या कर रहे हैं, इजराइल हमला कर रहा है, आप चुपचाप बैठे हैं, आपको मोरल सपोर्ट कर दिया। अरे क्यों क्यों मोरल सपोर्ट करने भाई? दो देश लड़ रहे हैं, उसमें कहते हैं बेगाने शादी में मुल्ला दीवाना, तो हम जबरदस्ती उसमें हस्तक्षेप इंटरफेयर करें, और ईरान हमको दे क्या सकता है? तो ऐसे में जब दो देशों के बीच में, और एक चीज कही अभी जो प्रकाश जी ने जो बात कही कि इसमें जिस जिस तरीके से तमाम सारे कंट्रीज इधर से और उधर से शामिल हो रहे हैं, तो ये युद्ध जिस तरह बढ़ता जा रहा है, तो इसमें आगे जो बिल्कुल अमेरिका जो अपने आप को शो करता था कि भाई हमारे नक्शे कदम पे सबको चलना पड़ेगा, लेकिन जिस तरीके से ईरान के पक्ष में भी लोग दिखाई दे रहे हैं, ईरान को भी बैकिंग मिल रही है, और इसका फायदा किसको मिल रहा है? इसका फायदा चाइना को मिल रहा है। चाइना जिस तरीके से बैक कर रहा है ईरान की, और अभी खुलेआम से मरीन युद्ध पोत के लिए कहा कि भाई आप लगाइए हमारे पक्ष में, सीधे सीधे जवाब दे दिया जापान और कोरिया, जबकि जापान और कोरिया तो मित्र देश है अमेरिका के। तो जब मित्र देश जो उनके हैं वो सरेंडर कर रहे हैं, वो उनका सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं अलग थलग अमेरिका पड़ रहा है। दूसरी बात क्या है, जो ये था कि ना कि अपना डंका एकदम बजाए हुए था अमेरिका की, हर देश उनके नक्शे कदम पर आगे बढ़ेगा, ये मिथक भी अमेरिका का टूट रहा है। और कभी सोवियत संघ रूस का भी ऐसी डंका बजता था, और एक ये था कि भाई पूरे विश्व पे उसका एकदम कब्जा है, उसके नक्शे कदम पे सब चलेंगे। लेकिन सोवियत संघ रूस जब टूटा, तमाम सारे देश अलग हुए, उसके बाद में आज रूस की क्या स्थिति है? क्या वो अमेरिका की तरीके से, जैसे आज अमेरिका दादा बन के सबके ऊपर हावी हो रहा है, क्या आज की डेट में हावी हो रहा? नहीं हो रहा है, लेकिन उसका कुछ देशों से चल रहा है युद्ध, अलग बात, लेकिन अमेरिका के नक्शे कदम पे नहीं चल रहा।
आज अमेरिका उस नक्शे कदम पे चल रहा है, लेकिन जिस तरीके से लगातार टूट रहा है। और रही भारत देश की बात, तो भारत देश परमाणु संपन्न होने के साथ साथ हमारे जो अन्य देश है उनके साथ जो कूटनीतिक संबंध है, हमारे व्यापारिक संबंध है, कई बार क्या होता है हमारे पास तेल पर्याप्त है, तब भी कई देशों से हम खरीद लेते हैं। क्यों? क्योंकि भाई संबंधों के लिए कुछ तो आयात निर्यात होगा, कुछ व्यापारिक संबंध होंगे। विदेशों से आप और क्या संबंध रखेंगे भाई? व्यापारिक संबंध रखेंगे, कूटनीतिक संबंध रखेंगे। कभी कभी क्या होता है साथ में युद्ध अभ्यास भी हमको देखने को मिलता है कि साझा युद्ध अभ्यास भी कर रहे हैं, प्रशिक्षण लेने हमारे लोग वहां जाते हैं, वहां के लोग यहाँ आते हैं। तो ये कूटनीतिक संबंधों को बनाए रखने के लिए तमाम सारी चीजें की जाती है। अब उस पर क्या होता है, कभी कभी राजनीतिक हो हल्ला हो जाता है, किसी की पार्टी हो, जो पार्टी होती है उसके पक्ष पार्टी वहां पे राजनीतिक रूप से हो हल्ला करती है, लेकिन कूटनीतिक रूप से मजबूत कौन हो रहा है? मजबूत तो भारत हो रहा है ना। आज हम इस कंडीशन पे हैं, तमाम सारे देशों को हम डिफेंस के क्षेत्र में जो तमाम सारे निर्यात कर रहे हैं, हथियारों के पार्ट्स, हथियारों को निर्यात कर रहे हैं, तो ये जो हमारी सामरिक शस्त्र उभर करके आई, बढ़ करके आई, ये ताकत जो हमको मिली है, तो हमारे देश का एक एक नौजवान देश की प्रगति के लिए क्रियाशील है और वो अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने सेक्टर में काम कर रहा है। रही राजनीति की बात है, तो राजनीतिक लोग, राजनीतिक पार्टी जो भी देश में सत्ता में है, वो इस तरीके से देश को मजबूत कर रही है। मोदी जी जिस तरीके से केवल वो मीटिंग करने नहीं जाते, मीटिंग करते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं और बहुत सारी चीजें कुछ मीडिया में आने लायक होती है, कुछ आने लायक नहीं होती। ठीक है, तमाम सारी केसी डील जैन जी। होती है। अब ये जो जिस डील की बात पर मैं खत्म कर रहा हूँ, हम्म। भाई ये हो रहा है कि भाई जब टैरिफ आपका फाइनल नहीं हुआ, ट्रेड डील आप क्यों करने जा रहे थे? तो देखिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पे फिर वही बात आती है कि कोई चीज स्थायी नहीं है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे स्थायी नहीं है। ऐसा नहीं है कि अब देखिए टैरिफ पहले कितना हो गया था, फिर गिरा ना। अगर फिक्स हो गया था तो नहीं गिरना चाहिए, वो चाहे अमेरिका से गिरा या भारत की डील से गिरा, गिरा। और साथ ही साथ हमने क्या किया, हमने कई अन्य देशों से भी संबंध बनाए। जो चीज यहाँ से निर्यात हो रही, चाहे मसाले हैं, चावल है, हल्दी है, हमने अन्य देशों से वो किया और आयात के लिए भी हमने दूसरे देशों को रास्ता पकड़ा। क्या हुआ? अमेरिका को कहीं ना कहीं झुकना पड़ा। तो कुल मिलाकर के हमारी जिस तरीके की अंतरराष्ट्रीय नीति होगी, कूटनीतिक नीति होगी, संबंध और संपर्क सारे देशों से जिस तरीके से होंगे, उसका लाभ भारत को मिलेगा। और इस तरीके की डीलिंग, इस तरह की चीजें होनी चाहिए जो भारत को मजबूत करे, किसी पार्टी को नहीं। और उसी पे हमारी सरकार काम करे। ठीक है, एचएन उपाध्याय जी, आवाज पहुंच रही है जी? ट्रेड डील होल्ड हुई है, इसके लिए खुश है विपक्ष? पहला सवाल तो मैं यही कर लूं सर। नहीं, देखिए राखी जी, इसके बारे में हमारे बड़े भाई रक्षा विशेषज्ञ प्रकाश सप्रियाल जी ने पहले ही कह दिया कि हम भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। नहीं, हमारे देश के जो विश्व गुरु हैं, उन्होंने तो बेड़ा गर्क ही कर ही दिया था अपने स्तर से। अब हमारे केसी जैन भाई कह रहे हैं कि अरे डील हो रही थी, ट्रेड डील हो रही थी। अरे भाई वहां कोर्ट में मामला चल रहा था, आपको उस पर बातें नहीं करना चाहिए था। और देश इंतजार कर रहे थे, आप भी इंतजार करते थे। अब पता नहीं किसके दबाव में, एप्स्टीन फाइल के दबाव में या ट्रंप के हड़काने में वो जो उस पर तैयार हो गए। अब सद्बुद्धि आई कि अन्य देशों का देखा उन्होंने संप्रभुता के साथ किस तरह से अन्य देश खड़े हो रहे हैं, जापान हो, कोरिया हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, तो इनको भी आया होगा। भाई राहुल जी, प्रियंका जी तो इनको निडर होने के लिए प्रेरणा दे ही रही थी, लेकिन वो फायदा हो नहीं रहा था। लेकिन उन लोगों ने अपनी संप्रभुता के साथ जिस तरह से खिलवाड़ नहीं होने दिया, अपने देश के आगे झुकने नहीं दिया, अपनी जनता को, अपने देश के सम्मान को ट्रंप के आगे झुकने नहीं दिया। हो सकता है थोड़ा बहुत इनमें इच्छा शक्ति आई हो। देखिए, ये ट्रंप ने जिस तरह से पूरे विश्व स्तर पर किया है ना, वही हमारे देश में हमारे विश्व गुरु प्रधानमंत्री मोदी जी भी करते हैं। कभी एक समाज को दबाने का प्रयास करते हैं, कभी दूसरे को, कभी तीसरे को। ये भूल जाते हैं कि कभी न कभी ये देश के लोग एक साथ खड़े होकर आपका ईट से ईट बजा देंगे। ठीक है, हमारे नेता राहुल गांधी जी ईट से ईट बजा रहे हैं अकेले, लेकिन उनके साथ भी करोड़ों लोग हैं। और ईरान की जहां तक हम बात करते, देखिए ईरान हमेशा से हमारा दोस्त रहा है। 94 में भी वो हमारे साथ कश्मीर के मुद्दे पर हमेशा अकेले रहा, हमेशा खड़ा रहा, जबकि और इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान के साथ रहे। ईरान इतने के बाद भी हमारा सहयोग कर रहा है, इसलिए कि हमारी देश की जनता का ईरान के प्रति सिंपैथी है, केवल मुसलमान का ही नहीं, आम हिंदू की भी, जो न्यायप्रिय है, जो ट्रंप के सरेंडर कराने वाली नीति से दुखी है। अब जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री ने आगे सरेंडर किया, इससे हमारी देश की जनता दुखी तो आई है कि क्यों नहीं ये सीना तान के खड़े हुए। जिस तरह से ईरान के वहां के सर्वोच्च नेता शहीद हो गए,
लेकिन झुके नहीं। उसी तरह से हमारे देश में भी नेतृत्व होना चाहिए था और लोग अनायास इंदिरा जी को, राजीव जी को और मनमोहन सिंह जी को, नेहरू जी को याद करने लगे, जो कभी भी विश्व के आगे झुके नहीं, और खासतौर पर अमेरिका के आगे। अभी तो ट्रम्प कहते थे कि रूस से तेल खरीदना कम कर दिया देश ने हमारे कहने से। अरे भाई, आज फिर रूस से आप खरीद रहे हैं। रूस हमारा शुरू से ही मित्र रहा है और अमेरिका की अपेक्षा ज्यादा विश्वसनीय रहा है, राखी जी। लेकिन ये 10 साल में जो विदेश नीति रही, पता नहीं क्या है, क्या दबाव है, किसका मामला है, एप्स्टीन का मामला है कि अडानी का मामला है, क्यों ये सब के आगे गिड़गिड़ाते रहते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, कि बार बार उसके सामने सरेंडर करते हैं। अरे ईरान और कोरिया, जापान, जर्मनी, फ्रांस से सीखिए ना, है उस तरह से नहीं चलता है देश। देश की लोगों की शक्ति से चलता है। हमारे देश के लोगों में शक्ति तो है, लेकिन हमारे नेतृत्व में शक्ति नहीं है। हमारे नेतृत्व कायराना काम किया आगे, ट्रम्प के आगे। ट्रम्प को पागल घोषित करने में जो घोषित हो रहा है, ट्रम्प का मन बढ़ाने में हमारे मोदी जी का भी हाथ है। अगर विश्व में तृतीय विश्व युद्ध होता है तो मोदी जी का भी कहीं ना उसमें हाथ माना जाएगा। क्यों? क्योंकि ट्रम्प को जाकर वहां आपकी बात, ट्रम्प सरकार, ट्रम्प माई बेस्ट फ्रेंड, यहाँ पर जो है अब अहमदाबाद में जो है कोरोना काल में उनका स्वागत करना, बार बार उसने अपमानित किया हमारे देश को, हमारे देश के लोगों को, फिर भी वो उसके सामने झुकते रहे। तो ट्रम्प निश्चित रूप से पागलाना कार्य कर रहा है और देश को युद्ध के आग में विश्व को झोंकने पर तैयार है। लेकिन समझदारी से विश्व की जनता, जो कुछ जो है शांति प्रिय लोग हैं, वह उसमें शामिल नहीं हो रहे हैं। निश्चित रूप से ट्रम्प का जो मन बढ़ा हुआ है उसमें मोदी जी का भी हाथ रहा है कहीं न कहीं। जहां तक ट्रेड डील की बात है, ठीक है, ट्रेड डील रुक गया। निश्चित रूप से हमारे सभी लोगों ने कहा हमारा बहुत बड़ा नुकसान होता, हम अमेरिका के गुलामी के जंजीर में जा रहे थे, उससे हम बच गए। हमारे मोदी जी तो ढकेल ही दिया था हम लोगों को, लेकिन भगवान का शुक्र है, जैसा कि सप्रिया सब ने कहा कि कोई शक्ति आ जाती है। मोदी जी तो हमेशा देश को गर्त में ही ले जाने में लगे रहते हैं, लेकिन कोई शक्ति आती है जो हमको बचाने का कार्य करती है। नेता के रूप में राहुल गांधी जी, जनता हमारे देश की, भगवान जी एक सेकंड, जो है सब हमको बचाने में लगे रहते हैं। लेकिन हमारे विश्व गुरु तो हमको जो है नष्ट करने में लगे ही रहते हैं। हमारी संप्रभुता को खत्म ही कर दिया है और जो है जो कुछ थोड़ा बहुत बचा है वो भी खर्च करने को लगे हुए हैं। लेकिन हमारे देश की जनता की एकता, अखंडता के प्रति जो समर्पण है, उससे हम और पहले की जो सरकारें बनाई हुई है विदेश नीति की अवधारणा, जो स्वरूप, उस पर हम आज टिके हुए हैं। जी ठीक है, चलिए वापस आऊंगी। केसी जैन जी एक सेकंड, एक छोटा सा सवाल ले लूं मैं अनुपम जी से, फिर मैं आ रही हूँ। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि एच.एन. उपाध्याय जी की बात से ही निकला। अनुपम जी, मैंने जब शुरुआत की थी मुझे मालूम था पूरी चर्चा में कोई ना कोई इस बात को जरूर रखेगा कि हमें सीखना चाहिए जर्मनी, जापान से, जो बाकी के देश हैं जो आज खुलकर मना कर सकते हैं, हम भी बहुत अच्छे से मना कर सकते हैं और अपनी ताकत दिखा सकते हैं, लेकिन हमें फुर्सत ही नहीं है उनके गुणगान करने की। कब हम इस आरोप से निकलेंगे? अब तो निकल जाएं। क्या निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे? जब बाकी के लोग ऐसा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर पा रहे? देखिए राखी जी, इस सवाल का जवाब देना बहुत मुश्किल है कि हम ऐसा क्यों नहीं कर पा रहे हैं। हमारे पास बहुत ऐसे मौके आए थे जब हम ऐसा कर सकते थे। ऑपरेशन सिंदूर का वक्त था जब डोनाल्ड ट्रंप ढोल पीट रहे थे कि मैंने युद्ध रुकवा दिया, तब भी हमने कुछ नहीं कहा। संसद में भी कुछ नहीं कहा गया और बाहर भी कुछ नहीं कहा गया। उसके बाद कई सारे मौके आए जब वो लगातार इस तरह के वक्तव्य देते रहे, जिससे कि भारत की संप्रभुता के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क लगता था, लेकिन हमने तब भी चुप रहा। और ये समझाने का प्रयास किया गया कि ये चुप्पी भी बड़ी स्ट्रेटेजिक है और अब इसको तर्क दिया जा रहा है कि ये तो हमारी स्ट्रेटजी थी, हम बहुत चुप थे। लेकिन मुझे लगता है कि जब मलेशिया जैसा देश, अब मैं मलेशिया का नाम इसलिए खास तौर पर ले रहा हूँ कि जब ट्रेड डील की चर्चाएं चल रही थी 20 फरवरी इसी साल, जब वहां के अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय सुनाया कि ये जो रेसिप्रोकल टैरिफ जो लगा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप पागलों की भांति हर देश के ऊपर, वो अवैध है और उसको कट डाउन किया गया, 10% पे उसको लाया गया सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के तहत। इंटरिम तौर पर ही सही, 150 दिन के लिए ही सही, लेकिन वो एक नियम बना दिया गया। तो उसमें सबसे पहले वो देश था मलेशिया, जिसने ट्रेड डील जो कि साइन करने ही वाला था उससे एग्जिट मार दिया। उसने कहा कि ये जो पहले आप अपना घर का रहा था तो संभाल लीजिए, आपका सुप्रीम कोर्ट कुछ कह रहा है, राष्ट्रपति कुछ कह रहा है, मार्को रूबियो कुछ कह रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अमेरिका की पॉलिसी क्या है।
जब तक अमेरिका की पॉलिसी स्टेबल नहीं होगी, बाकी देशों के साथ उनके ट्रेड डील के चीजें खुल के नहीं आ जाएंगी, तब तक मलेशिया इसमें नहीं आएगा। भारत ने अब तक ये स्टेटमेंट नहीं दिया है, तो अभी भी भारत इंतजार कर रहा है। शायद वो स्ट्रेटेजिक चुप्पी भारत अभी भी दिखाना चाह रहा है। लेकिन मुझे लग रहा है आज के दौर में राखी जी, जो इस समय दुनिया की जियो पॉलिटिक्स है, इस समय आप चुप्पी को अपना हथियार नहीं बना सकते। आपको खुल के आना पड़ेगा, आपको ये दिखाना पड़ेगा कि आप भी इस समय दुनिया के एक बड़े प्लेयर हैं। 140 करोड़ लोगों का ये देश केवल चुप्पी के बल पर दुनिया में नहीं रह सकता है। आपको ग्लोबली तमाम इश्यूज के ऊपर खुल के बोलना पड़ेगा, विवादास्पद विषयों पर भी बोलना पड़ेगा, तभी आपकी एक पहचान विश्व में बनेगी। ये कह देना कि ईरान इजराइल वार 2 देशों की लड़ाई है और उसमें हमें क्यों पीछे बोलना, ये सही नहीं है। आपको कम से कम उसी समय खामनेई साहब की शहादत के ऊपर बोलना चाहिए था, क्योंकि वो सुप्रीम लीडर हैं और हमारे प्रधानमंत्री उनसे ईरान में मिलके आए थे। वहां पर भारत सरकार का ऑफिशियल बयान पहले ही दिन आना चाहिए था। मुझे याद आता है जब इनके कुछ दिनों पहले अहमदीनेजाद मारे गए थे, उनका देहांत हुआ था, उनके पूर्व राष्ट्रपति। उस समय भारत के इन्हीं प्रधानमंत्री ने तुरंत अपना वक्तव्य दिया था। तो इससे कुछ बिगड़ता नहीं, इससे आपकी एक पहचान साबित होती है कि ईरान आपका देश, मित्र देश रहा है। आज भले ही वो अपनी लड़ाई लड़ रहा है, उसके अलग मसले हैं, वो क्यों लड़ रहा है क्यों नहीं लड़ रहा है, वो अलग मसले हैं, लेकिन कम से कम हम एक सॉलिडारिटी दिखा सकते हैं। और ऐसा नहीं कि हमें अमेरिका के साथ दुश्मनी मोल लेनी चाहिए, मैं इसका पक्षधर बिल्कुल नहीं हूं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जैसा व्यक्ति चूंकि वहां का राष्ट्रपति है, जिससे पूरी दुनिया त्रस्त है, तो कम से कम हमें बीच बीच में ये आवाजें दिखानी चाहिए कि साहब ऐसे चलने वाला नहीं है। आप ठीक है, ताकतवर हैं, आपके पास बहुत शक्ति है, आपके पास दुनिया का सबसे बड़ा व्यापार है, आप किसी के भी गर्दन मरोड़ सकते हैं, बाहें मरोड़ सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के पास इतनी ताकत है, विश्व की तीसरी बड़ी महाशक्ति के पास, अर्थ महाशक्ति के पास इतनी ताकत है कि वो अमेरिका की बातों को, गलत बातों को नकार सकता है। तो ये शायद अब शुरुआत हुई है, ये ट्रेड डील का डिले होना भारत की तरफ से एक, मैं इसको वेलकम मूव मानता हूं कि अब शुरुआत हुई है। और जो शायद हमने, क्योंकि देखिए वर्ल्ड डिप्लोमेसी या वर्ल्ड जियोपॉलिटिक्स एक ऐसा विषय जिसमें आपको निरंतर सुधार करते रहना पड़ेगा, आपको अपने गोल पोस्ट चेंज करते रहने पड़ेंगे। भारत ने चेंज किया है और ये बहुत ही वेलकम बात है। इसी तरह से आगे भी करते रहना चाहिए, क्योंकि चीजें बहुत तेजी से बदल रही हैं। और मैं भी इस बात को मानता हूं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम एक नया यूएसएसआर देखने जा रहे हैं, यानी सोवियत संघ जो 90 के दशक में जिसकी बादशाहत खत्म हुई थी, कहीं ऐसा तो नहीं वही एक रिपीट होने जा रहा है और अमेरिका की बादशाहत खत्म होकर के कोई नई शक्तियां यहाँ पर उभर रही हूँ। तो हमको उसके लिए भी अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा। आपको डिप्लोमेसी में बहुत कुछ एंटिसिपेट करना पड़ता है, और एंटिसिपेशन जितना बेहतर होगा, आप अपने तमाम कंटिजेंसीज के लिए जितना पहले से तैयार रहेंगे, आप उतने ही साफ बच जाएंगे और आपका डंका तभी बच सकता है। बिल्कुल ठीक है। हाँ, केसी जैन जी कुछ कहना चाह रहे थे, अपनी बात रखिए। एक छोटा सा सवाल है और उस सवाल के साथ अपनी बात रखिएगा। देखिए, इस वक्त सुरक्षा के मामले में जिस तरीके से अलग थलग हैं, क्योंकि जो सहयोग वो मांग रहे थे उनको मिला नहीं, तो उनको अलग थलग ही रहे वो तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन उनको अलग थलग करके, ये बात बिल्कुल सही बोली अनुपम जी ने कि कौन आगे आने की कोशिश कर रहा है, वो जो आएगा वो तो पता चलेगा। लेकिन हमारी जो भूमिका है, मैं बार बार इस चीज पे जोर इसलिए डाल रही हूं क्योंकि उस चीज में आगे मत आने दीजिए। जिस तरीके से बाकी देशों ने मना किया है, हम भी अपनी ताकत के साथ अभी स्टैंड ले लेंगे। डील वैसे ही होल्ड हो गई है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि यदि चीजें संभल गई और बैलेंस हो गई तो फिर वही जगह पे भारत आके खड़ा हो जाएगा। देखिए राखी जी, यहाँ पे 2-3 बातें। पहली बात तो ये, कांग्रेस के साथी ने वही किया जो हमेशा करते हैं, हमेशा से कांग्रेस पार्टी करती है, और अभी उसकी व्याख्या भी अनुपम जी ने की। लेकिन पहली बात तो ये कि जब अमेरिका ने कहा कि भाई ऑपरेशन सिंदूर हमने रुकवाया, तो उसने तो ये भी कहा बीच में जब सीज फायर हुआ कुछ समय के लिए रूस और यूक्रेन के बीच, तो कहा हमने रुकवा दिया, फिर युद्ध शुरू हो गया। 1-2 दिन के लिए सीज फायर रुका, फिर युद्ध शुरू हो गया। तो उसका श्रेय लेने के बजाय उनके ऊपर और तोहमत बढ़ गई। देखिए दूसरी बात क्या है कि देखिए, भारत ने स्पष्ट कहा कि इसमें किसी का कोई हस्तक्षेप नहीं, इसका निर्णय भारत ने स्वयं लिया। अगर भारत का गृह मंत्री इस बात को कह रहा है तो उसके बाद तो कुछ कहने को बचता नहीं। तीसरी बात यह है कि देखिए, जहां तक भारत की सैन्य शक्ति और संवैधानिक अधिकारों और भारत की जो संवैधानिक व्यवस्था उसको लेकर, तो कांग्रेस पार्टी हमेशा से ही सवाल उठाती रही है। और आप देखिए कि जिस समय पर ऑपरेशन सिंदूर हुआ, चाहे इसके पहले आप देखिए सर्जिकल स्ट्राइक किया, उसमें भी सवाल खड़े किए, अपनी सैन्य शक्ति पे सवाल खड़े किए। कहा है कौवा तक नहीं मरा, जबकि पाकिस्तान कहता रहा कि हमारे तमाम सारे सैन्य ठिकाने जो यहाँ पर थे वो नष्ट हो गए, और सैटेलाइट की तस्वीरें भी है। लेकिन क्या किया, ऐसा लगता है कि जैसे राहुल गांधी जी ने और प्रियंका जी ने जा करके मिसाइल दाग दी हो, ट्रंप के ऊपर रोक दिया हो सब चीजें,
या फिर भारत देश ट्रंप को अपनी मिसाइलें और परमाणु हथियार ले जा करके दे रहा हो कि भाई देखिए मेरी तरफ से आप लड़िए, और ईरान पे जो हमला कर रही है मिसाइलें लीजिए, ये आप परमाणु हथियार हमारे ले लीजिए और हमला कर दीजिए। भारत देश तटस्थ है, तटस्थ होने के साथ अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि युद्ध से कोई हल नहीं निकलता है। हम मानवतावादी लोग हैं, हम ऐसी सभ्यता वाले लोग हैं जो हर जीवन की कीमत समझते हैं, और युद्ध से कोई रिजल्ट नहीं निकलता है, युद्ध रुकना चाहिए। अगर भारत देश ये बात कह रहा है तो क्या भारत देश की जो परंपरागत पहचान है उससे इतर कोई बात है क्या भारत देश? और इतना ही नहीं, रही बात अभी की खामेनेई की जो इंतकाल हुआ उस पे, तो खामेनेई के इंतकाल पे हमारे विदेश मंत्री ने जा करके दूतावास में उनको श्रद्धांजलि दी और मौजूद रहे, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की और शोक और दुख भी व्यक्त किया। और इसकी बजाय क्या करना चाहिए? क्या खामेनेई के मरने के बाद में क्या खामेनेई की तरफ से, इराक की तरफ से अमेरिका के ऊपर क्या परमाणु हथियार डाल देने चाहिए क्या भारत देश को? तो देखिए कूटनीतिक चीजें होती है, अभी वेट एंड वॉच हो रहा है, और उसके साथ ऐसा नहीं है, जो जवाब होना चाहिए भारत की जो पहचान रही है एक शांत प्रिय देश की, एक मानवतावादी देश की, उन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत देश जवाब दे रहा है। ऐसा नहीं कि भारत देश चुप बैठा है, कहीं पे चुप नहीं बैठा। ना भारत देश कमजोर है, ना चुप बैठा है, ना तो राजनीतिक शक्ति कहीं पे कमजोर है, और ना तो हमारे पास जो डिफेंस सेक्टर हमारा, ना तो वो कमजोर है। ठीक है, लेकिन केसी उसका मतलब ये नहीं है हम कमजोर नहीं डिफेंस सेक्टर में, इसका मतलब ये नहीं कि भारत देश को युद्ध में झोंके। अगर चलिए मैं कहीं खुदा ना खास्ता होता है तब तो लड़ना ही लड़ना है, तब हम कहीं भागेंगे नहीं। लेकिन जबरदस्ती भारत देश को उसका एक हिस्सा बना लेना, एक विश्व युद्ध का, तीसरे विश्व युद्ध का एक हिस्सा बना देना, स्वयं जाके परोस देना, क्या ये चीजें सही है क्या? तो लगातार जवाब दे रहा है, चाहे ट्रंप को जवाब हो, चाहे खामेनेई जी की जो है इंतकाल पर हो, उनकी अंत्येष्टि पे हो, तो भारत देश माकूल जवाब दे रहा है, ये कहना गलत है। लेकिन हाँ, राजनीतिक ठीक है, राजनीति आप देश के अंदर करिए, देश के मुद्दों पे करिए, चुनाव में करिए, लेकिन जहां पे अंतरराष्ट्रीय मामला हो, कम से कम उन चीजों में कांग्रेस को सोचना चाहिए कि हम क्या जवाब दे रहे हैं और ये किस पर, ठीक है किस केसी तरीके जी, से मैं क्योंकि समय हो गया है, युवा कांग्रेस के लोगों ने क्या किया? अंतरराष्ट्रीय स्तर पे एक सेमिनार था, उसमें युवा कांग्रेस के लोगों ने क्या किया? नंगे होकर वहां पे जाके प्रदर्शन किया। ये शोभा देता है क्या? आप संसद में प्रदर्शन करिए नंगे होकर। ठीक है, देखिए मैं बस इतना कहूंगी केसी जी, देखिए समय की सीमा है। आपने एक बात बहुत अच्छी बोली, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो घटनाएं होती हैं उसको लेके उसको उसी तरह से डील किया जाना चाहिए। एंड सॉरी, एक बात के लिए थोड़ा क्रॉस करूंगी, क्योंकि खामेनेई कौन थे? एक देश के, एक कंट्री के सुप्रीम लीडर को आप कह रहे हैं कि विदेश मंत्रालय ने जाकर वहां श्रद्धांजलि दे दी, सारी चीजें कर दी। सर क्या ये बस इतना सा? आप एक बार सोचिए, मतलब मैं ठीक है अच्छा किया, कुछ तो गया हमारी तरफ से, लेकिन आप थोड़ा समझिए, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है। कहाँ क्या किस लेवल पे बातचीत होनी चाहिए, हम उस चीज को समझें। उसके पीछे जो भी चीजें, मैं नहीं जा रही हूँ, सारी कूटनीति, सारी नीति, सारी विदेश नीति हम समझते हैं, बहुत चर्चाएं हम कर रहे हैं जब से ये युद्ध हो रहा है, लेकिन इस तरीके से चीजें क्या होती हैं आप खुद भी सोचिए। वो मैसेज बाकी जगह कहाँ गया, कैसा गया? नहीं राखी जी, देखिए इसमें दो तीन चीज। पहली बात तो ये कि खामेनेई के बाद वहां का नेतृत्व कौन संभाल रहा है, तब तक ये भी स्पष्ट नहीं था। दूसरी बात यह है कि जब कहीं पे अंतरराष्ट्रीय स्तर पे इस तरीके की स्थितियां होती हैं तो उनके दूतावास में जाकर के, हमारे विदेश मंत्री ने जाकर के, और भी कई सारे मंत्री रहे, उन्होंने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। ठीक है केसी जैन जी, मैं क्रॉस नहीं कर रही हूँ, मैं जो कहना चाह रही हूँ शायद आप उस चीज को वैसे नहीं ले रहे हैं। क्या समय बहुत हो गया? आप में से कोई कुछ कहना चाहता है तो प्लीज जल्दी से अपनी बात रखिए। उपाध्याय जी या थपलियाल जी या जकिया जी कुछ कहना चाहती हैं, जल्दी से अपनी बात रखिए प्लीज। यदि कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो सर प्लीज बोलिए, क्योंकि समय हो गया। राखी जी, हाँ राखी जी ये कह रहे हैं कि देखिए खामेनेई जी सर्वोच्च नेता थे, एक हफ्ता बाद जाकर श्रद्धांजलि देने का समय नहीं था, पहले जाना वो भी प्रधानमंत्री जी को जाना चाहिए था। और दूसरी बात, दूसरा अब राहुल गांधी जी फोबिया से ग्रसित है, राहुल गांधी जो करना है तो कर ही रहे हैं। राहुल जी तो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो मारे नागरिक वहां पर गए, जब पंजाब में किसान आंदोलन कर रहे थे तो किले छुपवाए जा रहे थे। ये अब अंतरराष्ट्रीय स्तर की बातें इस लेवल पे आ गई हैं
कि राहुल गांधी जी को चले जाना था। क्या बात करते हैं सर आप लोग। हाँ, ज़किया जी कुछ कह रही है, बोलिए जल्दी से मैम बोलिए। प्रधानमंत्री बनेंगे तो चले जाएंगे, राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो चले जाएंगे। देखिए ना कैसे चलते हैं। ठीक है, एचएन उपाध्याय जी, ठीक है, केसी जैन जी और उपाध्याय जी, चलिए उस सब्जेक्ट से बाहर आ जाइए, छोड़िए। ठीक है, ज़किया जी कंप्लीट करिए जल्दी से मैम। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, गांधी जी उपाध्याय जी और केसी जैन जी प्लीज 1 मिनट रुकिए, समय हो गया। ज़किया जी जल्दी से मैम। मैम आप बोलिए, म्यूट कर दिया है दोनों जन को, स्क्रीन पे ऑडियो नहीं जाएगा, आप बोलिए। अच्छा, मुझे एक्चुअली वॉइस आ रही है इसलिए मैं तो देखो राखी, जैसे हम लोग डिस्कस करते आ रहे कि अभी जो टाइम है, अभी जो वक्त चल रहा है, ये वक्त एकदम चेंज का है। इट इज यूनिवर्सल चेंज हो रही है चीजों को। और जैसे कि हम लोग रेगुलर बात कर रहे हैं कि यूनिवर्सल चेंज में अभी अगर हम ब्रिक्स को लेके आगे चलते हैं तो वी विल बी अगेंस्ट यूएस इन एनी केस, और वो अगेंस्ट हमें सुप्रीमो बना सकता है। और साथ ही साथ अगर हम उस चीज में थोड़ी सी भी अपनी मतलब बोलते हैं ना कि कंट्रोल में कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो वो सुप्रीमो की जगह हमें फिर उसी के आगे ला के निधीन कर देगा कि हाँ भाई आप इसके अंडर कंट्रोल में रहिए। तो ये चीज को हमेशा हमें ध्यान रख के आगे बढ़ना है। देखो, इनिशिएटिव हमने बहुत अच्छी ली है, बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रेटेजी चल रही है। यहाँ पे जिस तरह से केसी जी कहना चाह रहे थे, उनके कहने का मतलब था कि हम देख रहे हैं कि अमेरिका कितनी सफलता के साथ, तो आप ये सफलता का जो चयन करने में जो इतनी देरी करे ना, वो कहीं ना कहीं ईरान की सुप्रीमो जो अभी बने हैं उनके भी दिमाग में है। दैट इज वाई कि उन्होंने अपनी पूरी स्टेटमेंट में कहीं भी गवर्नमेंट्स का नाम नहीं लिया, गवर्नेंस का नाम नहीं लेके उन्होंने पब्लिक का नाम लिया। तो ये खुद में दिखा देता है कि ईरान के पास हमारी इंडिया की रिफ्लेक्शन क्या गई है, पहली चीज। और दूसरी बात रही, जैसे कि मैंने अपने पहले ही स्टेटमेंट में जब हम पहला डिबेट कर रहे थे तभी मैंने बोला था कि जितनी भी गल्फ कंट्री है उसमें तुम्हें ये देखने को मिलेगा कि अटैक्स आर गोइंग ऑन, लेकिन वहां पे उस तरह की इनिशिएटिव नहीं ली जाएगी कि उस अटैक को बहुत ही अच्छे से वो रिवेलेंट कर रहे हैं। क्योंकि डेफिनेटली हर कोई आज अमेरिका के जो कूटनीतिक तरीका है अपना कब्जा जमाना, अपनी चीजों के कंट्रोल को करना, वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छी पॉलिसी चल रही है। और साथ ही साथ तुम इजराइल का भी देखो, यहाँ अमेरिका बेचारा भिड़ रहा है और इजराइल अपना चुपचाप से काम कर रहा है। ही इज स्टिल बम्बार्डिंग ऑल दी कंट्रीज जहाँ छोटे छोटे एरियाज हैं उनको बम्बार्ड कर रहा है, बच्चों को अभी भी असैसिनेट कर रहा है, बम्बार्डमेंट अभी भी चल रहा है और उसकी जो तरीका है वो अभी भी चल रहा है। यस, ठीक है, चलिए समय बहुत हो गया, ये चर्चाएं ऐसी हैं कि हम चलते जाएंगे, बातें आती जाएंगी। केसी जैन जी, नहीं सर समय बहुत हो गया, वापस नहीं आ पाऊंगी। फिलहाल इस चर्चा को रोकना होगा। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, ट्रंप की दबाव नीति है, नाटो को धमकी जरूर दे रहे हैं, लेकिन उससे अभी फिलहाल अब कुछ होना नहीं है। सिनेरियो ये कहता है कि भारत की भूमिका इस वक्त क्या हो सकती है, और ये बात इस चर्चा से निकल कर आई है कि जो एक कहते हैं ना कि एक एक्शन जो दूसरी कंट्री ने लिया है, भारत इसका पूरा फायदा उठा सकता है। और अभी अपने स्टैंड पे आप आगे बढ़ते हैं, कोई भी एक प्रेशर पॉलिटिक्स जो अमेरिका की तरफ से है, यदि आप नहीं लेते हैं, नहीं एक्सेप्ट करते हैं, ट्रेड डील ऑलरेडी फिलहाल होल्ड हो गई है, तो बहुत सारी चीजें अच्छी हो सकती हैं। अब देखिए क्या और अपडेट निकल कर आता है। चर्चा में इतना ही, बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।